हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आपने मुझे बहुत प्यार दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और मैं इसी तरह आपके लिए आगे से आगे अच्छा सा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। आज अपन बढ़ते अपने जनरल साइंस सीरीज 17 की ओर और अपन जानते हैं आज क्वेश्चन आपके लिए कितने क्या हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि लेक्सिग्राफी किससे संबंधित है? मानव शरीर की संरचना, शब्दकोश का संकलन, हस्तशिल्प का रहस्य और चित्रों का शिक्षण। तो आपको बताना है लेक्सिग्राफी किससे संबंधित है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, शब्दकोश का संकलन। यानी कि जो डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में जो शब्दकोश दिए होते हैं उनके संकलन से संबंधित है लेक्सिग्राफी। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एड्स की सर्वाधिक उपयोगी दवा कौन सी है? ए विनाजोल, 2 माइक्रोनोजोल, 3 नेनेक्सिनेल और 4 जेडोवार्डिन। तो एड्स की सर्वाधिक उपयुक्त दवा कौन सी बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, जेडोवार्डिन। है कि जेडोवार्डिन एक ऐसी एंट्रोवायरल दवा है जो एड्स के उपचार के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। बात करें इसकी नेक्स्ट इसका दूसरे नाम की, तो इसका दूसरा नाम होता है अजिडोथिमिडिन होता है। क्या होता है? अजिडोथिमिडिन। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? दिन में, रात में, दिन व रात में और मध्य रात्रि में। तो आपको बताना है प्रकाश की क्रिया कब संपन्न होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, दिन व रात में। यानी कि दिन और रात के इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर भोजन का निर्माण करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे समुद्री शैवाल एल्गी भी होते हैं जो रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं। तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस हार्मोन को फाइट या फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है? थायरोक्सिन, 2 टेस्टोस्टेरोन, 3 एस्ट्रोजन और 4 एड्रीनलिन। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा हार्मोन है जो करो या मरो के सिद्धांत पे कार्य करता है, जिसको फाइट या फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। तो फ्रेंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो एड्रीनल ग्लैंड द्वारा स्रावित किया जाता है। कौन सी ग्लैंड द्वारा? एड्रीनल ग्लैंड द्वारा स्रावित किया जाता है। ये हार्मोन जिसको अपन फाइट या फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, अपने कहने का मतलब ये एक इस प्रकार का हार्मोन है जो हमारे लिए एक सुरक्षा का कार्य करता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूक्ष्मदर्शी यंत्र का आविष्कार किसने किया था? 1 आंद्रे जैकस ने, 2 जॉन जू गुटनबर्ग ने, 3 जकरियास जानसेन ने, 4 सैमुअल कोल्ट ने। तो आपको बताना है कि जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है उसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन 3, जकरियास जॉनसन। यानी कि जकरियास जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी का यह आविष्कार किया था। जान लेते हैं आंद्रे जैकस की। तो आंद्रे जैकस वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने पैरासूट का आविष्कार किया था। जॉन जो गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था और सैमुअल कोल्ट की बात करें तो इन्होंने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। ओके फ्रेंड, आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के प्रतिपादक कौन हैं? 1 जेवी नार्लिकर, 2 विलियम हर्शेल, 3 जेम्स प्लांक और 4 ऑटो हॉर्न। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन 1, जेवी नार्लिकर। यानी कि जेवी नार्लिकर वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रतिपादन किया था। बात करें विलियम हर्शेल की, तो इन्होंने अवरक्त किरणों की सबसे पहले खोज की थी। विलियम हर्शेल ने किनकी खोज की थी? अवरक्त किरणों की। जेम्स प्लांक की बात करें तो इन्होंने क्वांटम का सिद्धांत दिया था और ऑटो हॉर्न की बात करें तो इन्होंने यूरेनियम का विखंडन सिद्धांत दिया था। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? 1 वास्तविक व सीधा, 2 वास्तविक व उल्टा, 3 आभासी व सीधा, 4 आभासी व उल्टा। तो आपको बताना है जब भी हम किसी वस्तु को अपनी नग्न आंखों से देखते हैं तो हमारे जो आइरिस पार्ट होता है, जो रेटिना पार्ट होता है, उस पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, वास्तविक व उल्टा। कहने का मतलब यह है कि जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उसकी एक रियल इमेज बनती है, लेकिन वो रियल इमेज जस्ट अपोजिट बनती है। यानी कि जिस कंडीशन में उसको देखते हैं उसके विपरीत स्थिति में, यानी कि उल्टी कंडीशन में वो इमेज अपने को दिखाई देती है। ओके फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, वास्तविक व उल्टा। नेक्स्ट, अंतरिक्ष पेन की खोज किसने की थी? 1 राइट ब्रदर्स ने, 2 रुडोल्फ डीजल ने, 3 कार्ल बेंज ने और 4 पॉल सी
फिशर ने। तो आपको बताना है अंतरिक्ष पेन की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 पॉल सी फिशर ने, यानी कि पॉल सी फिशर वैज्ञानिक ने सबसे पहले अंतरिक्ष पेन की खोज की थी। बात करें राइट ब्रदर्स की, तो राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले वायुयान का आविष्कार किया था। रूडोल्फ डीजल की बात करें तो इन्होंने डीजल इंजन को विकसित किया था। और कार्ल बेंज की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले डीजल से चलने वाली पेट्रोल से चलने वाली मोटर कार का निर्माण किया था। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जंग लग जाने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? भार में वृद्धि, भार में कमी, अनिश्चित, कहने का मतलब कोई कमी नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होता, ना वृद्धि होती है ना कमी होती है, और वो समान बना रहता है। तो जब लोहा आर्द्रता के संपर्क में आता है, नमी के संपर्क में आता है, तो उसके ऊपर एक भूरी परत जमा हो जाती है जिसपे लोहे का जंग लगना कहते हैं। ओके फ्रेंड, तो आपको बताना है कि जब लोहे पर जंग लगती है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो फ्रेंड उसके भार में वृद्धि हो जाती है, यानी कि लोहे का भार, उसका वेट बढ़ जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की आयु की संगणना में किस विधि का उपयोग किया जाता है? 1 यूरेनियम लीड डेंटिंग प्रक्रिया, 2 आयरन डेंटिंग प्रक्रिया, 3 कार्बन डेंटिंग प्रक्रिया, 4 जैविक क्लॉक विधि। तो आपको बताना है कि जो यूरेनियम की पृथ्वी की आयु की संगणना है उसके लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, उसके लिए अपन यूरेनियम लीड डेंटिंग प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, यानी कि यूरेनियम लीड डेंटिंग प्रक्रिया के द्वारा हम पृथ्वी की आयु को जान सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दर्दनाशक बाम यानी कि आयोडेक्स में किसकी गंध होती है? इथाइल सैलिसिलेट की, 2 मिथाइल सैलिसिलेट की, 3 प्रोपाइल सैलिसिलेट की, 4 ब्यूटाइल सैलिसिलेट की। तो आपको बताना है जो आयोडेक्स जिसको अपन दर्द निवारक के रूप में यूज करते हैं, उस बाम में किसकी गंध होती है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 मिथाइल सैलिसिलेट की, यानी कि उसमें जो एक विशेष प्रकार की तीखी सी गंध होती है वो मिथाइल सैलिसिलेट की गंध होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोका कोला का स्वाद खट्टा किस अम्ल के कारण होता है? 1 सल्फ्यूरिक एसिड, 2 फॉस्फोरिक एसिड, 3 एसिटिक एसिड, 4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फ्रेंड जो कोका कोला में जो स्वाद खट्टा होता है वो होता है फास्फोरिक एसिड की वजह से, क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार का व्यंजक होता है जो E388 नाम से जाना जाता है। वो जब फास्फोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो जो कोका कोला का स्वाद होता है वो खट्टा हो जाता है। ओके फ्रेंड, बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4, एसिडिक एसिड का होता है CH3COOH, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो HCl जो पेट की अम्लता को नष्ट करने का काम आता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? डायलिसिस के, डिफ्यूजन के, सेंट्रीफ्यूगेशन के, और रिवर्स ऑस्मोसिस के। तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करते बताना आपको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सेंट्रीफ्यूगेशन के, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन की क्रिया पर वॉशिंग मशीन कार्य करती है। कहने का मतलब उसका जब सेंट्रीफ्यूगेशन की क्रिया होती है तो उसके अंदर जो रोटेटर पंखा होता है वो बिल्कुल उसके एंटी क्लॉक स्थिति में घूमता है, ठीक है। और जब उसमें अपन कोई भी उसमें कपड़ा डालते उसको धोते हैं तो वो रोटेट विपरीत कंडीशन में घूमता है और अपने जो कपड़ा होता है जो जिसको अपन साफ करना चाहते हैं उसकी गंदगी को वहाँ से हटा देता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लीवर नेक्रोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के, और विटामिन ई। तो आपको बताना है जो लीवर नेक्रोसिस रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फ्रेंड ऑप्शन 4 विटामिन ई की कमी से, यानी कि जब मनुष्य के शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो उसको लीवर नेक्रोसिस रोग हो जाता है। बात करें विटामिन बी की, तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन डी की बात करें तो इसकी वजह से रिकेट्स रोग होता है, और विटामिन के की बात करें तो इसकी वजह से हीमोफीलिया रोग हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्ट्रीट लाइटों में लगे लैंपों में क्या प्रयोग किया जाता है? 1 नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 सोडियम, और 4 आर्गन। तो आपको बताना है जो स्ट्रीट लाइट जो अपनी जो रोड होती है, हमारी जो गलियां होती हैं उनमें जो लैंप लगे होते हैं उनमें किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग राइट आंसर ऑप्शन 3 सोडियम का उपयोग किया जाता है, यानी कि उन स्ट्रीट लाइटों में जो लैंप लगे होते हैं उनमें सोडियम का यूज किया जाता है। और सोडियम की बात करें तो सोडियम को सबसे पहले खोजा था डेनी नामक वैज्ञानिक ने। बात करें नाइट्रोजन को तो नाइट्रोजन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। हाइड्रोजन की खोज की थी कैवेंडिश ने, और आर्गन की खोज की थी रेमजे एंड
रेले नामक वैज्ञानिक ने। ओके फ्रेंड, तो आप समझ पाए होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड, हाइड्रोजन की खोज केवेंडिश ने, सोडियम की खोज डैनी ने और आर्गन की खोज रेमजे एंड रेले ने। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किरचॉफ का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? 1 ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, 2 आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, 3 ऊर्जा व आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो किरचॉफ द्वारा दिया गया लॉ वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन 3 ऊर्जा व आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, यानी कि ऊर्जा व आवेश संरक्षण के आधार पर ही किरचॉफ का नियम दिया गया था। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से सुमेलित नहीं है। अमीटर नंबर 1 एमीटर विद्युत धारा से, 2 एनीमोमीटर हवा की गति से, 3 पायरोमीटर उच्च तापमान से, 4 टैकोमीटर दाबांतर से। तो आपको बताने में कौन सा ऐसा जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 टैकोमीटर दाबांतर। देखिए टैकोमीटर का उपयोग दाबांतर के लिए नहीं किया जाता है। इसके अलावा एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा के मापने के लिए, एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की गति मापने के लिए और पायरोमीटर का उपयोग उच्च तापमान में किया जाता है। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा रक्त समूह है सार्वभौमिक प्राप्त करता है? नंबर 1 रक्त समूह है ए, 2 रक्त समूह है बी, 3 रक्त समूह है ए और 4 रक्त समूह है ओ। तो आपको बताना है सार्वभौमिक रक्त प्राप्तकर्ता के बारे में। तो सबसे पहले जानते हो जो रक्त समूह की खोज करता है वो थे कार्ल लैंडस्टीनर ने। इन्होंने सबसे पहले रक्त समूह खोजा, उनको 4 भागों में डिवाइड किया था, रक्त समूह ए, बी, ए बी और ओ। तो जो रक्त समूह ए बी होता है वो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 ए बी, यानी कि ए बी सार्वभौमिक प्राप्त करता है, किसी से भी ये रक्त प्राप्त कर सकता है, सभी से रक्त प्राप्त करने की क्षमता इसमें होती है। जबकि बात करें डोनर की तो वो होता है ऑप्शन रक्त समूह ओ होता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त विजय पादपों का नर युग्मकोद्भिद होता है। 1 एकोशिकीय, 2 द्विकोशिकीय, 3 त्रिकोशिकीय, 4 चतुर्कोशिकीय। तो आवर्त बीजीय पादप जो है कि वे बीज जो आवृत अपने चारों आवरण लिए होते हैं उनका नर युग्मकोद्भिद होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 त्रिकोशिकीय, यानी कि 3 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्मी कंपोस्ट खाद किस तरह की खाद है? 1 प्राकृतिक खाद, 2 सब्जियों से बनी खाद, 3 कैंचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद और 4 रासायनिक खाद। तो आपको बताना है जो वर्मी कंपोस्ट खाद है वो किस प्रकार की खाद। तो डियर फ्रेंड्स, तो वर्मी कंपोस्ट खाद होती है वो एक प्रकार की जैविक खाद होती है जो कैंचुओं द्वारा उत्पादित की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 केंचुओं द्वारा उत्पादित खाद। इसके लिए हमें यानी कि बहुत बड़े प्लांट के अंदर केंचुओं को पाला जाता है। मिट्टी को, अब ये मिट्टी के अंदर अपने आप को ग्रो करते हैं, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं और उस मिट्टी को लसलसा बना देते हैं और वहाँ पर अपने मलमूत्र का त्याग करते हैं। वो मलमूत्र उस मिट्टी में मिल जाता है। तो जो विशेष प्रकार की खाद होती है उसको वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद कहा जाता है। तो ओके फ्रेंड, तो थैंक्स फ्रेंड, आज के लिए इतना ही और आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फ्रेंड आपसे इतना सा गुजारिश करना को आपको बताना है कैसा लगा आपको ये वीडियो। क्या आपको वाकई लगता है कि वीडियो आपके किसी फ्रेंड्स जो किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है? तो आप अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ में ये सब इससे इतना सा होगा कि आपका फ्रेंड कहीं ना कहीं आपको थैंक्स कहेगा, आपको अच्छा लगेगा और मेरा भी एक छोटा सा जो मैसेज है वो उन तक पहुँच पाएगा। और तो फ्रेंड कैसा लगा आपको वीडियो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे ज़रूर बताना और अभी कोई भी क्वेरी रहती है तो उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए। साथ में मेरे इस चैनल को जीएस अड्डा विद पीसी को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, ऑल बटन पे प्रेस करें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने जीएस नॉलेज को बढ़ा सकें। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।